अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, इंडिया का स्क्वाड तो बहुत अच्छा पिक हुआ है और सारे ही मैच विनर्स हैं। रोहित, गिल, जायसवाल, कोहली। कोहली के बाद आ जाते हैं अय्यर, पंत, राहुल और ऑलराउंडर में वॉशिंगटन। उसके बाद जडेजा, जडेजा के बाद अक्षर पटेल, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप और लास्टली कौन है हमारे पास? अर्शदीप, बुमराह एंड वन मोर इज शामी। शामी भाई को कैसे भूल सकते हैं? शामी भाई जो है स्क्वाड का हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, ऑन पेपर तो बहुत सॉलिड स्क्वाड लग रहा है और हमेशा से इंडियन टीम स्ट्रांग रही है और फेवरेट्स में रही है। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैं समझता हूँ सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं और वो गलतियां बॉलिंग सेक्टर में है। चार स्पिनर्स को खिलाया गया, पिक किया गया: वॉशिंगटन, जडेजा, अक्षर और कुलदीप। कुलदीप को तो हम छोड़ देते हैं, कुलदीप ने तो रहना था। तीन स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हमारे पास मौजूद हैं इंडियन टीम में, और जबकि बॉलिंग में अगर आप देखें तो तीन फास्ट बॉलर्स हैं: बुमराह, शमी और आपका अर्शदीप सिंह। अगर ड्रॉप हो जाता है बुमराह तो हर्षित राणा ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब है कि सिराज की ना इंग्लैंड स्क्वाड में कोई जगह है, ना इंडियन ना चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह बन सकी है। क्या बुमराह का मुतबादल सिराज नहीं होना चाहिए था? कैसे हर्षित राणा सिराज से ऊपर हो सकते हैं? सिराज के मुतालिक आपको बताते चलें कि 73 विकेटें हैं सिराज की 2022 से लेके अब तक, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं। इसके बाद तीसरे चौथे नंबर पे शाहीन और हारिस आते हैं, लेकिन कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सका सिराज का। तो हर्षित राणा कैसे सिराज की जगह ले गया, समझ से बाहर है। शायद गंभीर का जो ट्रम्प कार्ड है, या गंभीर की जो केकेआर वाली सिलेक्शन है या फेवरेटिज्म है, वो शायद हमें यहाँ रिफ्लेक्ट होता नजर आता है। जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि सिराज पुराने बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है, तो क्योंकि वो पुराने बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है तो इसलिए फिर हम उन्हें कंसिडर नहीं कर रहे। हर्षित राणा क्या पुराने बॉल के साथ इफेक्टिव है? वो तो नए बॉल के साथ भी डाउटफुल है, तो पुराने के साथ उसकी इफेक्टिवनेस कहाँ से है? और वो हर्षित राणा जिसने अभी तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं किया। हम मानते हैं इस चीज़ को कि शामी और अर्शदीप ही पहली प्लेस लेंगे, लेकिन जहां इंडिया ने 3 स्पिनर्स की बजाय 2 स्पिनर्स खिलाए, तो वहां क्या पांड्या 10 ओवर कर सकते हैं? नहीं। तो पांड्या पे भी वर्कलोड मैनेजमेंट की जाएगी, क्योंकि वो भी 4 T20 3 ओडीआई भी खेलेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो है वो जहां भी हर्षित राणा को मौका मिलेगा वो एक वीक लिंक के तौर पे सामने आएंगे। तो सिराज के साथ मैं समझता हूँ ज्यादती है। अगला चैप्टर है ओपनर्स का। ओपनिंग किसे करनी चाहिए? क्या वो रोहित के साथ जायसवाल होने चाहिए, या रोहित के साथ शुभमन गिल ही को ओपन करना चाहिए? जायसवाल ने अनडाउटेडली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन गिल को वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया है। इसका मतलब कि वाइस कैप्टन का ड्रॉप होना बहुत मुश्किल है। मैं इस चीज़ को बैक भी करूंगा, क्योंकि अभी 1 माह पहले ही गिल को वाइस कैप्टनसी सौंपी गई है और 1 माह में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। और उसका वनडे में या वाइट बॉल में अच्छा फॉर्म है, रेड बॉल में उसने जो भी किया है इन अनदर स्टोरी, लेकिन वाइट बॉल में अच्छा फॉर्म है, तो वो उसका फॉर्मेट है, उसे सूट करता है। लेकिन यशस्वी मैं समझता हूँ कि इंडिया को एक लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन देता है। तो उनकी बैटिंग में अगर पंत और यशस्वी ना खेलें तो सारे राइट हैंडर्स हैं, तो लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन लाजमी अवेल करना चाहिए। शुभमन गिल वन डाउन आए, मेरे नज़दीक जो बैटिंग 11 होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो होना चाहिए आपका रोहित, फिर होना चाहिए आपका यशस्वी, तीसरे नंबर पे गिल, चौथे पे विराट, पांचवें पे अय्यर, छठे पे पंत राहुल, जो भी आप लेना चाहते हैं, फिर हार्दिक हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, शामी और बुमराह। अगर शामी बुमराह में कोई अवेलेबल नहीं है तो आपका क्या कहते हैं, अर्शदीप सिंह। और अगर 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको हर्षित राणा को ऐड करना पड़ेगा, इन केस अगर आप 2 स्पिनर्स खिलाते हैं।
वरना ये कम्बिनेशन इंडिया को ज़्यादा सूट करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन आजकल दुबई में ड्यू पड़ रही है और ड्यू में स्पिन इनफेक्टिव हो जाती है, तो मैं नहीं समझता कि सिराज को ड्रॉप करना एक अच्छा डिसीजन है। एनीवे, विल सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन अहेड। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।